वो अपने बड़े बेटे को एक कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट में खो चुके थे और उनका दूसरा जो छोटा बेटा था वो टनल के अंदर फंसा हुआ था। जो मजदूर अंदर फंसे थे अल्टीमेटली जो रेड होल माइनर्स हैं 6 लोगों की टीम बना के अंदर गए। उन्होंने अंदर से हाथ से और फावड़े की मदद से पत्थर तोड़े, पत्थर को बाहर निकाला और करीब 12 मीटर की खुदाई 22 घंटे में कर दी। देखिए, ये जो पूरा इलाका है ये हिमालयन रेंज में पड़ता है। भारत के उत्तराखंड जिले के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में ये पड़ता है। आपको पता होगा भारत में मतलब इंडिया में चार धाम एक तीर्थ यात्रा होती है, जहाँ चार धाम होते हैं जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये चार धाम करने के लिए साल में करीब 6 महीने के लिए यात्रा होती है। देश के अलग अलग हिस्सों से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लोग जो हैं वहाँ उत्तराखंड पहुंचते हैं और यात्रा करते हैं। वो बसों से यात्रा होती है पहाड़ों से पार करते हुए। तो उत्तरकाशी में जो यमुनोत्री वाला रास्ता है, वहां पर एक उत्तरकाशी में बड़कोट नाम की जगह है, वहां से होते हुए तो जो ये टनल बन रही थी, अगर ये टनल बन जाएगी तो एक 26 मिनट का पहाड़ी रास्ता होकर वो मतलब चार धाम यात्रा करते। और जब ये टनल बन जाएगी तो 4 से 5 किलोमीटर ही स्ट्रेट रास्ते पे आप मतलब वो पहाड़ को पार कर लेंगे। तो इसलिए ये टनल बनाई जा रही थी। भारत में बहुत सारे टनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, करीब 25 के आसपास, और उसमें से ये एक था। ऑलमोस्ट इसमें काम हो चुका था। उत्तराखंड में आपको समझ लेंगे दो रीजन है, एक गढ़वाल एक कुमाऊं। उत्तरकाशी ऑलमोस्ट बीच में पड़ता है। वहां का रॉक जो कंसोलिडेशन है वो काफी कमजोर है, उसकी वजह से ढेबरी आमतौर पे गिरती है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जिसमें वो टनल बनाने की मंजूरी दी गई थी, उसमें भी बताया गया था कि टनल की जो रॉक स्ट्रक्चर है वो काफी कमजोर है, क्योंकि चार धाम प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है। ऑल वेदर रोड का मतलब वहां पर हर मौसम में चार धाम यात्रा पूरी की जा सके। ठंड में आमतौर पर ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होती है। उस बर्फबारी से बचने के लिए और उस बर्फबारी में भी गाड़ियां चल पाए इजीली, उसलिए ये बनाई जा रही थी ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। 12 तारीख की सुबह ये टनल हादसा हुआ जिसमें 41 मजदूर अंदर फंस गए। एक दिन पहले ही मेरी एक मजदूर से बात हुई, उसका नाम है सबा अहमद। उन्होंने उस पूरी जर्नी के बारे में बताया कि 17 दिन कैसे काटे। तो जो टनल था अंदर, ये कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर की खुदाई कर चुके थे टनल की। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कमरे जैसी जगह में वो बनते, तो वैसा नहीं था। उनके पास 2.5 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच था टनल में। तो जब कोलैप्स हुआ तो वो टनल के आखिरी छोर पर खुदाई कर रहे थे। जब कुछ जो टनल का कोलैप्स हुआ, ढेबरी गिरी, तो उनको ऐसे कुछ आवाज आई कि हुआ है। फिर वो अपनी वहां अंदर बोलेरो थी, बोलेरो गाड़ी, वो अपनी कार चला के आए और उन्होंने देखा कि ओ ये तो कोलैप्स हो गया। फिर उनको पता चला, फिर उन्होंने एक छोटा पाइप पहले से डला हुआ था जिससे पानी वानी, ऑक्सीजन वॉक्सीजन सप्लाई होता था। तो उन्होंने क्या किया कि उस पाइप से पहले पानी बाहर की तरफ पुश करना शुरू किया। पानी अंदर, मोटर थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, सब कुछ था, एक चैनल पाइप भी था। तो उस पाइप के जरिए पहले पानी बाहर सोचा और उन्होंने कोशिश करी कि बाहर वालों को मैसेज पहुंचे कि अंदर कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि बाहर तो अंदाजा ही नहीं था कि कुछ गड़बड़ हुआ। तो जब उन्होंने पाइप से पानी पुश किया और फिर पानी थोड़ी बात बंद किया, तो उस पाइप से बोलना शुरू किया, हाँ हेलो हेलो, हम ऐसा ऐसा हो गया, बचाओ बचाओ। उस पाइप से बाहर तक आवाज जा रही थी। बाहर जवाब तो आफ्टर द कोलैप्स व्हेन इंसिडेंट हैपेंड, उनका कम्युनिकेशन विद इन 15-20 मिनट्स हो गया था। सो इट वाज नॉट दैट स्केरी। उन्होंने बोला ओ अच्छा ठीक है, ये एक्सीडेंट हो गया, आप लोग अंदर अपनी हिफाजत से रहिए, हम लोग पहुंचाते हैं खबर, अब खोदना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद जब उन्होंने कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया तो यहाँ से बता दिया गया कि हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया है आपको, रेस्क्यू करने का जो पूरा ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने वक्त काटना था। सोचिए अंदर भले ही इलेक्ट्रिसिटी हो और आपके पास सब कुछ हो, लेकिन एक मरने का खौफ तो होता ही है। शुरू में थोड़ा सा था कि 4 तरीके से ड्रिलिंग की जाए। एक था कि जो जैसे ये टनल है, टनल के पूरे मलबे को बाहर निकाला जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि टाइम टेकिंग काम है। करीब जो पूरा ढेबरी था
60 से 70 मीटर का ढेबरी था। पहले तो था कि चले ढेबरी हटाते हैं, लेकिन ढेबरी हटाना बहुत टाइम टेकिंग था। दूसरा फिर प्लान अपना ड्रिल किया जाए विद इन द ढेबरी। जो मलबा था, मलबे के बीच में से ड्रिल किया जाए और उसमें एक पाइप डाला जाए, ताकि 900 mm का पाइप, मतलब करीब 30 सेंटीमीटर का इतना चौड़ा पाइप डाला जाए। और वो पाइप बिछाने के बाद मजदूर उसमें से चल के बाहर आएंगे जब हम। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करना शुरू किया। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करने के लिए पांचवें छठवें दिन फाइनली शुरू हुई वो। और एक ऑगो मशीन है, अमेरिकी ऑगो मशीन, उससे काम शुरू किया गया। ऑस्ट्रेलियन एक टनलिंग एक्सपर्ट हैं, अर्नोल्ड ड्रिक, वो आए हुए थे, उनकी भी सलाह मशवरा लिया गया। और उसके बाद वो विद इन द ढेबरी ड्रिल करके हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू हुई और कोशिश की गई कि वो पाइप बिछाया जाए। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि जब ड्रिल करना शुरू किया तो रास्ते में कुछ मेटेलिक बॉडी आई। ये मेटेलिक बॉडी करीब रेस्क्यू ऑपरेशन के 10वें दिन आई। जिस दिन मैं पहुंचा था उसी दिन रात में जो ऑर्गर मशीन है वो बंद हो गई, क्योंकि आप जानते हैं जब टनल बनती है, टनल के ऊपर वाले हिस्से में टनल को स्टेबल करने के लिए लोहा लगाया जाता है और उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि तो जो लोहे का मलबा गिरा था, वही मलबा ऑर्गर मशीन जिससे ड्रिल किया जा रहा था उसके रास्ते में आ रहा था। तो क्या होगा, ऑर्गर मशीन का जो हेड था जिससे आगे की कटिंग हो रही थी, वो हेड ही टूट गया। उसके बाद वो मलबा जब हेड में फंसा, हेड ने फिर ऑग मशीन ने जोर लगाने की कोशिश की तो वो पूरा ऑग मशीन का हेड उसमें फंस गया। जो ऑग मशीन का शाफ्ट था जिसमें ब्लेड्स लगी होती है, मलबा बाहर आता है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गई और मशीन खराब हो गई अल्टीमेटली। फिर पता चला, फिर इसमें 2 दिन करीब वेस्ट हो गए। जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था हॉरिजॉन्टल ड्रिल, तो कुल इन टोटल 60 मीटर का ड्रिल करना था, लेकिन हुआ ये 45 मीटर्स के ड्रिल पे वो ऑगर मशीन खराब हो गई। 15 मीटर्स करीब बचा हुआ था, उसके लिए मैन्युअल ड्रिलिंग का ऑप्शन हुआ। अब वो मैन्युअल ड्रिलिंग आसान नहीं होती है, इतने से पाइप में एक बंदा अंदर जाएगा, हाथ से पत्थर तोड़ेगा, फिर उस मलबे को बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए रेड होल माइनर्स करके स्पेशल वर्कर्स होते हैं, जो हमारे इंडिया में भी पाकिस्तान में भी जो जो सीवेज का काम करते हैं, वो रेड होल माइनर्स वही होते हैं। तो सोचिए, जो मजदूर अंदर फंसे थे, अल्टीमेटली जो रेड होल माइनर्स हैं, 6 लोगों की टीम बना के अंदर गए, दो दो की टीम्स में, क्योंकि उतनी जगह नहीं होती है। उन्होंने अंदर से हाथ से और फावड़े की मदद से पत्थर तोड़े, पत्थर को बाहर निकाला और करीब 12 मीटर की खुदाई 22 घंटे में कर दी। 22 घंटे लगातार खोदना। तो जब वो रेड होल माइनर्स बाहर आए, तो जैसे ही वो बाहर निकले, मैंने उनका इंटरव्यू किया। उन एक का नाम था नसीम, एक का नाम था नासिर, और वो 2 बंदे थे, वो सबसे आगे रेड होल माइनिंग कर रहे थे। नसीर ने सबसे आखिरी पत्थर हटाया, और वो जो रोशनी थी, जो मजदूरों को अंदाजा हो गया था कि कोई खुदाई करते हुए आ रहा है, वो वेट कर ही रहे थे कि। तो जब वो नासिर ने आखिरी पत्थर हटाया तो बोलने लगे कि मजदूरों ने मुझे गले लगा लिया, और जो रोशनी की किरण थी उन तक पहुंची, तो वो अलग ही मंजर था। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने सेल्फी वेल्फी ली। मजदूरों के पास पहले से ही कुछ मिठाइयाँ वगैरह थी या ड्राई फ्रूट्स थे, उन्होंने उनको खिलाए। एक वर्कर हैं जिनका नाम है, वर्कर के रिश्तेदार हैं, परिजन, इनका नाम था चौधरी। इनकी उम्र थी करीब 60 साल। चौधरी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा मजदूरी का काम किया। कभी कटाई कर ली फसलों की, कभी सिंचाई का काम कर लिया, कभी कुछ काम कर लिया। तो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, रोज कमाना रोज खाना, उस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा कंस्ट्रक्शन साइट में मुंबई में काम करता था। कंस्ट्रक्शन साइट में जब वो काम कर रहा था तो अचानक वहां एक्सीडेंट हुआ और करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई, बड़े बेटे की। आज से 1 साल करीब पहले। तो वो अपने बड़े बेटे को एक कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट में खो चुके थे। और उनका दूसरा जो छोटा बेटा था, वो टनल के अंदर फंसा हुआ था। सोचिए, एक बाप जो अपना बड़ा बेटा कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट में खो चुका हो, दूसरा बेटा उसका टनल के अंदर फंसा हो एक्सीडेंट के बाद। सोचिए उस बाप के मन में क्या चल रहा होगा। वो हर सुबह मुझे टनल के सामने, टनल के मुहाने को तकते हुए मिल जाते थे और शाम को नाउम्मीदी के साथ वापस लौट जाते थे। लेकिन वो दिन आया, 17वां दिन, जब नाउम्मीदी के बादल जो है वो छटे और उम्मीद की जो किरण है, जो रोशनी है, वो निकली और उनका बेटा आखिरकार वापस आया। और जब उनका बेटा आया बाहर तो उन्होंने उसको माथे पर चूम लिया।
और आखिरकार तो जब मैंने उनसे जब जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन फाइनल स्टेज में था, शाम को कंप्लीट होने वाला था, सुबह मैंने उनसे पूछा कि वो वीडियो बहुत वायरल भी हो, मैंने उनसे पूछा कि जब आप अपने बेटे से मिलेंगे तो क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो पौधा खो गया था, जो मैंने पौधा रोपा था, वो पौधा मुझे वापस मिल जाएगा। सोचिए कितनी इमोशनल कहानी। और ऐसी ही कहानियां ऑलमोस्ट सारे मजदूरों की है। सबसे खूबसूरत बात इसमें ये हुई है कि मजदूरों ने ही मजदूरों को बचाया। किसी भी मशीन ने एक लिमिट तक खोदा, लेकिन आखिरी 15 मीटर की खुदाई मजदूरों ने ही की। 2-3 सवाल उठ रहे हैं कि कोई भी टनल कंस्ट्रक्शन में एस्केप टनल होनी चाहिए, है ना। लेकिन वहां शायद एस्केप टनल नहीं बनाई गई, तो ये एक तरह से कुछ लोग खामी मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको रिपोर्ट का जिक्र किया था कि जो क्लियरेंस रिपोर्ट थी टनल बनाने की, उसमें भी बताया गया था कि ढेबरी कमजोर है, फिर भी वहां टनल बनाया गया जो जोखिम लेकर। तो ये इस तरह के दो तीन सवाल हैं। वो तो एक जिसको कहते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। इसके लिए अब इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी गई है, बना दी गई है, और अब वो जांच करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि कहाँ खामियां रही। और इसमें बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जब वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चलेगा कि ये हादसे की असली वजह क्या थी, कहाँ खामी रही। और आगे से भारत में जितने भी 25 से 30 टनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसके रिव्यू के लिए अलग से एक टास्क फोर्स गठित कर दी है, ताकि उसका रिव्यू किया जा सके। और जितने भी टनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी है, उसको पकड़ा जाए और उसको दुरुस्त किया जाए। तो इस पूरी घटना से सीख लेने की जरूरत है कि हम हिमालय जैसे सेंसिटिव हिली जोन में जब बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ये पूरी इंसिडेंट हम सब के लिए, आपके यहाँ भी हिमालय है, हमारे यहाँ भी हिमालय है, हम सब के लिए बहुत ही सीख लेने वाली बात है कि हिमालय जैसे सेंसिटिव टेरिटरी में आपको किस तरह से कंस्ट्रक्शन, जो एक हमेशा डिबेट होती है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, उसमें फिर से बात करने की जरूरत है। और सोचने की जरूरत है कि क्या हम बेवजह तो हम अपने इकोलॉजी इन्वायरमेंट से छेड़छाड़ नहीं करें, क्योंकि हमें ही उसके खामियाजे भुगतने होंगे। तो हम जो भी कर रहे हैं उसको बार बार रिव्यू करके, उसकी जांच परख करके, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट से कंसल्ट करके, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही काम करना चाहिए। उसी में हम सबकी भलाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।